सुंदर सुंदर जो है गीत होते हैं, गाने होते हैं, तो हम इस गणगौर यात्रा को आपके एक सुंदर से गीत के साथ शुरू करना चाहेंगे। डेफिनेटली सॉन्ग्स तो गीत इनका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है लाइक गणगौर सेलिब्रेशन में। और पहले के फोकलोर तो इसी से मतलब इनका स्वागत करते थे, जो भी बात कहनी है, मिन्नतें मांगनी होती थी, दुआएं देनी होती थी, आशीर्वाद लेने होते थे, सब कुछ गीत के फॉर्म में ही चलता है जी। तो उसी का एक मॉडर्न वर्जन है जो हम यहाँ पे सुना रहे हैं थोड़ा। बेसिकली तो ये राजस्थानी में है, पर इसका हिंदी वर्जन है जो सॉन्ग का, वो हम आपको सुना रहे हैं। उसकी 4 लाइन हम सुनते हैं। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन ईसर गौरा घर पे आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन ईसर गौरा घर पे आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंदर मार लगाई घी का दीप जलाया, बंदर मार लगाई घी का दीप जलाया, प्रेमी जनों को बुलाएंगे जिस दिन ईसर गौरा घर पे आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन ईसर गौरा घर पे आएंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गणगौर का जो सबसे पहला मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी डॉली आपसे, क्योंकि आप ना हिस्ट्री लवर हैं, जैसा रीडिंग का इंटरेस्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो बीइंग अ हिस्ट्री लवर, इतिहास प्रेमी है आप, तो हमारे दोस्तों को बताएं कि गणगौर की कहानी क्या है, गणगौर का इतिहास क्या है। शुरू करते हैं कि गणगौर द वर्ड इटसेल्फ जो बताता है वो बना हुआ है गण और गौर से। जी। गण हो गए जो शिव जी का ही एक नाम है जी, शिव जी के ग्रुप को गण कहा जाता है जी। और गौर हो गई माता गौरी पार्वती जी, तो उनका मिलन है वो है गणगौर। तो ये प्रथा वहीं से चली आ रही है, मतलब बरसों से, राजघरानों से, राजमहलों से। लाइक ये नहीं कि खाली फोकलोर में, कि शिव पार्वती की एक पूजा का ही स्वरूप है जो शुरू से ही हमारे यहाँ पे बच्चों को, लड़कियों को सिखाया जाता है, जिसमें चैत्र का जो स्प्रिंग का सीजन है, न्यू सीजन, न्यू ईयर, न्यू हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, उसी टाइम इसे सेलिब्रेट करते हैं, जो 16 दिन का एक त्योहार है जिसमें जो ईश्वर जी हैं वो ईसर मतलब शिव जी का ही रूप है और माता गौरी उनका रूप है गणगौर। तो इनका ये होता है कि ये इस सीजन में हमारे यहाँ आते हैं, 16 दिनों का इनका रहना होता है और इन 16 दिनों में हम इनकी भरपूर पूजा, जो सुबह सुबह इनकी पूजा होती है, पूजा, फिर दोपहर में सबके घरों में जो एक पार्टी होती है, पार्टी फॉर्म में हाउस पार्टीज होती है जिन्हें हम बनोला कहते हैं। बंदोला, बंदोला, जिसमें हम इन्हें बुलाते हैं, इनकी तरह तरह से मनवार करते हैं और इनसे जैसे सुहाग का, अच्छे वर का, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अच्छे वर का वरदान मांगती है। कुंवारी लड़कियों के लिए होता है सुहाग और हम हैं कि बस सुहाग वाग सब अच्छा रहे, अच्छा घर परिवार मिले, उसके लिए इनकी पूजा करते हैं। वेरी नाइस जर्नी आपने जो हिस्ट्री के उसमें बताया, हिस्ट्री फॉर्म में डॉली। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ राजस्थान में होता है। वेरी रिसेंटली आई केम टू नो कि ये बाकी इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी होते हैं। किसी में इसे व्रत पूजा कहते हैं और किसी में गौरी पूजन के नाम से होता है। तो नियर अबाउट इसी टाइम में आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे या फिर मध्य प्रदेश में, यूपी के कुछ पार्ट्स में, सब जगह इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर्म्स अलग हैं पर चीज एक ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छी हिस्ट्री, बहुत ही अच्छी इतिहास की कहानी आपने गणगौर की यहाँ पर हमारे साथ शेयर की है। So now, Komal, we would like to know from you, as you are a fashion designer. So, how this fashion plays a big role in Gangor celebration? अरे मोनिका दी, बहुत बड़ा रोल है। Really? एक्चुअली जब हम तैयार करते हैं गणगौर को तो अभी ट्रेडिशनली मतलब अपने घाघरा चोली पहनाते हैं, लेकिन आजकल इतने सारे वो आ गए हैं, मतलब जैसे लोग प्लाजो पहनाते हैं, आजकल लोग क्रॉप टॉप स्कर्ट्स पहनाते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, जैसे वाइब्रेंट कलर्स। अभी गणगौर में रेड, येलो, पिंक, ये सब कलर्स कितने ब्राइट कलर्स हैं। तो कलर्स बहुत अच्छे अच्छे नए कलर्स आ रहे हैं एंड मतलब वेराइटी डिफरेंट, आप लोग जो पहनाना चाहो आजकल वो पहना सकते हैं। क्रॉप टॉप स्कर्ट्स हो गए, प्लाजोज हो गए, बहुत वेराइटी आ गई है आजकल पहनाने के लिए। तो जी, तो इसमें
एक हम छोटा सा क्लासिकल कुछ गा रहे हैं जी, जो हम सारी विधाओं को दिखाते हैं। Okay. सूफी भी गाएंगे। अच्छा, क्या बात है। और ओरिजिनल जो हमने अभी जी। रिलीज कर रहे हैं जी। अश्विनी जी का, जी, तो वो भी आपको हम प्लीज सुनाएंगे। प्लीज। तो छोटा सा क्लासिकल। जी जी, जरूर जरूर जरूर। सा नि सा रे सा ध नि रे सा का नगर आयो जन्म लियो, का नगर आयो जन्म लियो, दुर्जन का पत देश देश के, दुर्जन का पत देश देश के, भगतन के मन धीर जन्म लियो, भगतन के मन धीर जन्म लियो, का नगर आयो जन्म लियो, प्रगटो महाबली अति योधा, प्रगटो महाबली अति योधा, कंस पछाड़ दियो छिन में, कंस पछाड़ दियो छिन में, कूद पड़ो जमुना जल भीतर, कूद पड़ो जमुना जल भीतर, कारिना गड़सलीनो जन्म लीनो। तो ये शास्त्रीय बंदिश है जो हम लोग गाते हैं स्टेज पे। क्या बात है सर, तो, क्या बात है सर। आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने बंदिश बैंडिट्स की सीरीज देखी थी। अच्छा। और क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूँ और वो भी पूरे राजस्थान के उस पे फिल्माया गया था बंदिश बैंडिट्स, तो सच में अभी मतलब रोंगटे तो मेरे खड़े हुए ही। और आपकी जब ये मैंने आपकी ये बंदिश सुनी सच में, और आपको ये जरूर, जो में हमारे दर्शक हैं टोस्ट विद दोस्त के, प्लीज डू पोस्ट योर रिव्यूज एंड कमेंट्स। और आप हैं साधु बैंड के फाउंडर एंड लीड वोकलिस्ट। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी मिस्टर धनंजय जी एंड मिस्टर अश्विनी जी। सर, जैसे कि ये रियाज, ये सब जब क्लासिकल गाना होता है, जब कॉन्सर्ट्स करने होते हैं, तो जो आपका गला है, जो आपकी आवाज है, कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि कमिटमेंट्स होते होंगे बिल्कुल कि ऐसा कभी हुआ है कि कल कोई प्रोग्राम है और आज गला साथ नहीं दे रहा, आवाज नहीं निकल रही, तो कैसे आप इस चीज को हैंडल करते हैं? कई बार ऐसा शो होता है कि वो तूफान जाता बहुत ज्यादा, मतलब उसमें जी एक्स्ट्रा एनर्जी जैसे, और हमारे शो ज्यादातर एक्स्ट्रा एनर्जी वाले ही होते हैं जी। और जहाँ यूथ पकड़ लेता है हमें, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं कई बार, और फिर हम लोग बैक में भी बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करते हैं जी। तो गला ही है, तो कई बार ऐसा हो जाता है गला मतलब बैठ जाता है, या उस समय फिर हम विल पावर से गाते हैं। क्या बात है। और भगवान का साक्षात आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ है ही, बस वही गाते हैं। सर, आपने जैसे यूथ की बात की है, तो ये सवाल आपके लिए नहीं है, अश्विनी जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप तो जैसे लीड सिंगर्स पे हैं, आपके जो पीछे बैंड मेंबर्स हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, वो भी ऑलमोस्ट सब सिंगर्स ही होंगे आई गेस, क्योंकि मैंने जिन बैंड मेंबर्स को देखा है उनमें से एक दो छोटी छोटी एज के ही हैं, बॉयज हैं। तो जब आप कॉन्सर्ट्स करते हैं, जो एक फीमेल रिएक्शंस होता है, आपने बोला था कि आप इस बारे में बाद में बताएंगे कैसे वो एक फैन फॉलोइंग जो होती है, लड़कियों का एक रुझाव होता है आप लोगों की तरफ, वो कैसा होता है? कोई एक बड़ा फन ऐसा फैन बेस मोमेंट प्लीज शेयर कीजिए। जी, पहले तो जैसे जो भी ऑडियंस है जी, चाहे वो बॉय हो चाहे फीमेल हो। नहीं सर, हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं। फीमेल्स का जैसे प्लीज। वैसे जब गुरुजी रहते तो मैं गुरुजी ही आगे रहे, तो मैं इतना वो रहता हूँ कि गुरुजी ही आगे रहे बस। हाँ। मैं अपना पीछे बस अपना कमाल संभालूं। गुरुजी के तो फैमिली हाँ। उनके तो उसके अंदर वाइफ बच्चे सब तो इसलिए मैं लेकिन उस टाइम मतलब जैसे क्लासिकल उतना ध्यान नहीं रहता जी, अपना सिर्फ गाना किया और पब्लिक से जो इंटरेक्शन ज्यादा होता है गुरुजी कम छोड़ देते। लेकिन हाँ, जैसे बीच में मैंने बताया था जनवरी में कुछ शोज अटेंड नहीं कर पाए थे गुरुजी, तब इलेक्शन कमीशन का एक शो किया था, तो उसमें तो जैसे उसमें लड़कियों ने घेर लिया था। सभी गाने गाए थे, तो उसमें सूफी सॉन्ग जो हल्का हल्का एक शुरू ये गाते गाते मतलब जो है एकदम आगे चले गए, स्टेज से भी नीचे उतर गए। तो उसमें मैंने बोला कि यूथ जितने हैं वो आगे आ जाएं, तो यूथ में तो फिर जो लड़कियां थी वो आगे आ गई होंगी। हाँ, बॉयज उतने क्या ही आए, तो लड़कियां आ गई कि हाँ हल्का हल्का सुरूर उन्हें पसंद होगा शायद उस वजह से, तो गाया। तो फिर जब घिर गए तो हम वापस स्टेज पे आ गए अपनी जगह, अपनी छोड़ दिया उन्होंने। नहीं, अब वो
है उस स्टेज की मर्यादा भी रखनी है पूरी। जी बिल्कुल। किसी भी पार्टी में जाती अच्छा, हूँ, मतलब आपसे पूछा जाता है ऑलरेडी, Really? राइट। अच्छा तो मैं कहीं भी किसी भी पार्टी में जाती हूँ तो सबसे पहले लोग पहले तो वेट कर रहे होते हैं, कमल आएगी, कुछ नया पहन कर आएगी या कुछ नया, कुछ डिजाइनिंग अच्छी सी डिफरेंट कुछ भी डालकर आएगी। जब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ तो जाते ही मेरा एक क्वेश्चन होता है जो मेरी फ्रेंड्स होती हैं, ये कपड़े तू रखती कहाँ पर है। इसको सुन के मैं सच में परेशान हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब मैं नई ड्रेसेस नहीं बनवाऊंगी। लेकिन ठीक है, जहाँ पर हम बनवाते हैं, अब शौक है हमें वियर करने का, तो वहाँ पर रखने की जगह भी अपने आप बन जाती है। जनरली क्या होता है कि जब आप एक सर्कल में होते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, आप सोशलाइट होते हैं, तो बहुत तरह की बातें भी होती हैं। लाइक बहुत इजी नहीं है नेम एंड फेम कमाना, तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी होते होंगे। तो जैसे कि जो आपकी लाइफस्टाइल है, आप जो अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करती हैं, तो कहते होंगे पैसा उड़ाती है। बिल्कुल, बहुत बोलते हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर मैं उड़ाती हूँ तो आप क्यों नहीं उड़ाते हो, तो आप लोग भी उड़ाइए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप अपना घूमिए, मैं अपना घूमती हूँ, अपनी ड्रेसेस बनवाती हूँ। इसीलिए मैं सबको एक ही स्टेटमेंट देना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी में अगर आप लोगों को खुश रहना है ना, तो अपने शौक को कभी मत मारिए, घूमिए, ड्रेसेस बनाइए, खाइए पिए, मस्त रहिए जैसे मैं रहती हूँ। क्या बात है कमल जी, क्या बात है। इसीलिए हमने कहा था, क्योंकि ये सबकी पसंदीदा इसलिए भी है कि जो इनके दिल में है वही इनकी जुबान पर भी है। तो कमल जी, बहुत ही अच्छा और उम्दा जवाब आपने इस क्वेश्चन का दिया है। फिर आपने कहा आपकी फैमिली में मदर इन लॉ भी है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब बात सासू माँ की आ जाती है, मदर इन लॉ की जब हम बात करते हैं, तो जनरली सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, और आप कह रही हैं कि लव मैरिज भी है। तो पहले तो ये बताइए कि आपकी इस लव मैरिज को बहुत जल्दी इजीली एक्सेप्ट कर लिया गया था? ये तो आपको मालूम है, चाहे अभी हम 21 सेंचुरी में हैं या जब हम 19 में थे, तो लव मैरिज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो जब हम 19 सेंचुरी में थे, तो जो फैमिलीज होती हैं वो बिल्कुल टिपिकल हार्ड होती हैं कि हमें इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी। एक्चुअली यस, नो पंजाबी ना? नो, आई एम नॉट पंजाबी, मैं चौहान हूँ। मौर्य जो होते हैं और जो बॉबी जी की फैमिली है वो पंजाबी है। तो हम लोगों की जब इंटरकास्ट मैरिज होने के लिए बात हुई, तो मेरी तरफ से मेरी फैमिली नहीं मानी थी। अच्छा। तो हमने बहुत वेट किया, बहुत कुछ किया। मेरी लव स्टोरी जो है वो एक कुछ डिफरेंट टाइप की है, वो फिर मैं कभी सुनाऊंगी, लंबी स्टोरी है। तो अभी तो ये है कि लव मैरिज हुई, बहुत अच्छी चल रही है, और लव मैरिज बहुत अच्छी चल रही है। लोगों की नज़रों में होता है कि इसने लव मैरिज की है, कल को नहीं चलेगी तो वापस घर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं या अपने पार्टनर को चुन रहे हैं, तो एक माइंड खोलकर चुनना चाहिए कि वो कितनी केयर करते हैं। पैसा जो है वो कोई जरूरी नहीं होता, पैसा आ जाता है अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि बॉबी जो आज स्टेज पे हैं वो पहले भी थे, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो भी अचीव किया वो आफ्टर मैरिज किया, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और उसके साथ ही जब मैं फैमिली में आई तो मेरी मदर इन लॉ वो मतलब इतनी प्यारी थी कि उन्होंने मुझे कभी मेरी मम्मी का मतलब जो मैं प्यार छोड़ कर आई थी वो कभी एहसास ही नहीं होने दिया। और मैं तो सब लड़कियों को जो आज की जनरेशन है उसको भी ये कहूँगी, अगर आप सासू माँ का प्यार करना चाहते तो वो भी मम्मी ही है। आप अपने आप से शुरुआत करो, आप अपने आप को बहू की तरह एंटर ना करें, आप अपने आप को उस घर के अंदर एक बेटी बनकर एंटर करिए। आपको मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप बेटी। आज से 15 साल पहले जी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी पूर्व राज्यसभा सांसद जी उनके हम समधी बने। अच्छा। तो समधी मिले तो उन्होंने मेरे से कहा कि बंधु जी, आप बिजनेस में तो अपना नाम कमा चुके हैं, लेकिन अब आपको ऐसे सोशल कार्यों में भी आपने आना चाहिए। फिर वो बात उनकी मानते हुए और उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलते हुए मैंने ये सोशल कार्य को शुरुआत की। तो सर, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को आपके द्वारा किए गए जो सोशल सामाजिक कार्य हैं उनके बारे में कुछ पता चले। देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है, पैरों पे खड़ा करना।
बच्चे को जी ताकि वो अपने परिवार की अच्छी तरह से पोषण कर सके जी। और 2025 का जैसे उद्देश्य है 1000 बच्चों को पैरों पे खड़ा करने का उद्देश्य है। 1000 बच्चों को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये दिल्ली तक सीमित है या कहीं से भी उन बच्चों को जो है आप वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, ये दिल्ली के तक ही सीमित अच्छा, है। दिल्ली तक सीमित है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो सर कुछ कार्य जैसे आपके हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके द्वारा साल के 4 कार्यक्रम दिए जाते हैं, वर्ल्ड टूर, इंडिया टूर आपकी तरफ से दिए जाते हैं, और जो पैरों पे खड़ा करने की आप बात कर रहे हैं उन 1000 बच्चों को, तो वो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं कि जो आपके संस्था द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? देखिए, संस्था के कार्यालय में हाँ 125 बच्चे जी डेली जी। कंप्यूटर, बिजी, टैली बेसिक सीखते हैं। अच्छा आज की तारीख में किसी को भी स्टाफ की जरूरत होती है जी। तो उसको टैली या बिजी जरूर आना चाहिए। अच्छा तो 125 बच्चे डेली, जी यानी साल का हमारा 500 बच्चों को पैरों पे खड़ा करने का उद्देश्य है। अच्छा इसके साथ साथ 100 ब्यूटी पार्लर, 100 योग टीचर बनाना, अच्छा 100 मेहंदी कोर्स को कराना, अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराना। क्या तो अनेक संस्थाएं, और एक संस्था में डॉक्टर बैठते हैं जी जो मेजर है, मिलिट्री से रिटायर्ड डॉक्टर है, जी। उनका देखना जी और दवाइयाँ जी दोनों फ्री है। आपको बताना चाहूंगा लास्ट ईयर 3500 मरीजों ने इसका फायदा लिया। इस साल का हमारा 5000 का टारगेट है। तो सर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपका बना हुआ है या ऐसा कोई आपका कंप्यूटराइज्ड पेपर है जो हम हमारे दर्शकों को दिखा सकें, ऐसा कुछ? हाँ, उद्देश्य है, मैं आपको प्रतीक देना उद्देश्य, ये उद्देश्य पेज है। अच्छा, इसमें जो है प्रत्येक योजना के बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। मोनिका जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो अग्रवाल समाज के बारे में गलतफहमी है, लोगों को गलतफहमी है। क्या गलतफहमी है? जी। कि अग्रवाल समाज अपने लिए काम करता है। नहीं, अग्रवाल समाज प्रत्येक के लिए कार्य करता है जी, प्रत्येक जाति के लिए कार्य करता है। कोई जातिवादी भेद नहीं है। जी। इसलिए हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो प्रत्येक वर्ग के लिए है। ये मैं सर की बात पे यहाँ पे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर सर चाहते तो शायद अपने बिजनेस जो इनकी बिल्डिंग है वहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट पे भी ये हम शूट रख सकते थे, लेकिन हमारा जो है सर ने हमारी बात मानी और आज हम उनके उस इंस्टीट्यूट पे इनका सर के साथ में ये इंटरव्यू करने का हमें मौका मिल रहा है जहाँ से ये सारी सोशल सर्विसेज जो है हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग आपको ज़रूर इनके सोशल वर्क के जो किए गए हैं वो उनकी क्लिपिंग्स और उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर ज़रूर दर्शाएंगे। तो सर ये तो हो गई आपके सामाजिक कार्यों की बात। अगर इन सामाजिक कार्यों से हटकर अगर हम आपके कुछ इंटरेस्ट, कुछ रुचि के बारे में अगर बात करते हैं, और पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी थोड़ा ना बॉलीवुड उसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वो कौन है? देखिए, मेरे जो फिल्मी एक्टर्स जिनका मैं सम्मान तो सभी का करता हूँ जी, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन जी का फैन हूँ। सर कोई उनका कोई गाना या कोई ऐसी मूवी हाँ। जो आपको याद हो? देखिए, कि मुझे लगा कि मैं बना पाऊंगी। तो बड़ा मुश्किल होता था कि लिप सिंग नहीं मिलते थे, मैं वो आगे या वो पीछे या ऐसे होता था मेरे साथ। धीरे 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 करना शुरू किया तो फिर अच्छा भी लगा, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। फिर ये एक बार गूगल वाली मैंने जो आपने बताया कि वो रील देखी तो मैंने बनाई, तो वो तब से हो गया कि गूगल तो मेरी फ्रेंड ही बन गई है। गूगल बेस्ट फ्रेंड। तो एक बार प्लीज हमारे दोस्तों के लिए जो एक वो है एरी गूगल जो आपके स्टाइल में, एक बार प्लीज बोलकर बताइएगा। एरी गूगल, क्या हाल है, कहाँ गायब है तू आज सुबह से ही? लग रहा नहीं है कि आप एक फैशन भी हैं, आइकॉनिक डीवा हैं, आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हैं, और जब आप सोशली जब जाती हैं तो लोगों को इंतजार रहता है आपका कि यार राखी तंवर आने वाली है, बिकॉज एक फैशनिस्ता होता है ना, तो उनकी एक छवि लोगों की ना एक अलग ही होती है। तो ये फैशनिस्ता मतलब इसका भी आपको शौक पहले से था या धीरे धीरे? नहीं, मेरे को फैशन का शौक शुरू से था। अच्छा। अगर मैं कहती हूँ अगर मैं मॉडल ना होती तो हो सकता है मैं मेकअप आर्टिस्ट होती। ओके। क्योंकि मेरे को बड़ा शौक था कि मैं तैयार हूँ, अच्छे ड्रेस, उसके साथ फुटवेयर मैचिंग के, क्लच मैचिंग का, तो मेरे को शुरू से शौक है। अच्छा, मतलब पूरा मैचिंग में और एक स्टाइल में रहने का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता भी नहीं चलता है, तो मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे, क्या आपका बाल विवाह हुआ है?
अच्छा, उसके पीछे भी मैं पहले बता देती हूँ कि मैं क्यों इनसे पूछ रही हूँ, क्योंकि इनकी 25 साल की तो बेटी है और 20 साल का बेटा है, तो इसलिए ये मेरे अंदर ये क्यूरोसिटी है कि हाउ, मतलब कैसे पॉसिबल है, कैसे मेंटेन कर रहे हो आप अपने आप को? नहीं, ये आपने बात मोनिका बिल्कुल सही बोली कि मेरा बाल विवाह ही हुआ था। सच में? हाँ, मैं 20 इयर्स की थी जब मेरी शादी हो गई, और मैंने इसलिए ये इतना जो आज ये मैं हूँ यहाँ पर, मैंने बच्चों से फ्री होने के बाद ही सब कुछ स्टार्ट किया था। आजकल लोग क्या करते हैं कि पहले सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनको ब्रेक लेना पड़ता है बच्चों की वजह से। लेकिन मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर हॉस्टल भेजकर, मेरी बिटिया डॉक्टर है, 12th के बाद जब वो हॉस्टल चली गई MBBS के लिए, तब मैंने शुरुआत करी अपने करियर, तब मैं निकली। ग्रेट, कह सकते हैं कि मेरे पर निकल आए और मैंने उड़ना शुरू कर दिया। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो जैसे कि मुझे पता है कि आपके जो दोनों बच्चे हैं, दे आर रियली वेरी सोफिस्टिकेटेड, और दोनों शायद अब्रॉड है। नहीं, एक बेटी अब्रॉड है, जो डॉक्टर आप बता रही हैं। तो जब आप ये सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर पे ये जो फनी रील्स बनाती हैं कुछ है, उनका क्या रिएक्शन रहता है? नहीं, बहुत अच्छा रहता है, बच्चे मुझे सपोर्ट भी करते हैं। कुछ पूछती हूँ, अगर जैसे मेरा बेटा ब्लॉगर है तो उससे मैं कुछ हेल्प लेती हूँ, तो वो हमेशा मुझे बोलता है कि हाँ ऐसे, वो हंसता है मेरी रील्स देख के, लेकिन मेरे साथ कभी आता नहीं है रील में, कभी भी नहीं आएगा। लेकिन ये हाँ अच्छी है, उसको दिखाऊंगी, मैं कहा युग देखना जरा कैसी बनी है, हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो मैं उसको बोलती हूँ मेरे साथ नहीं आएगा कभी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो शादी है वो 20 साल की उम्र में हो गई है, और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होकर अपने आप को समय दिया है, तो यहाँ मतलब ये कहना गलत नहीं है कि अगर अर्ली एज में भी शादी हो जाती है तो फायदेमंद है, बेनिफिट्स हैं। मेरे को ये लगता है कि जल्दी शादी हो जाए, बच्चे हो गए, पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब हम फ्री हैं। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब लगता नहीं है कि आपने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। सर के क्या रिएक्शंस होते हैं, लाइक आपके हस्बैंड की? नहीं, वो शुरू से पॉलिटिशियन है वो, और पॉलिटिक्स में ही वो शुरू से बिजी रहे। अच्छा। जब मेरी शादी हुई तो उसके 3-4 साल बाद उन्होंने निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ा। अच्छा। और वो कॉलेज से ही लड़े हैं इलेक्शन, राजधानी कॉलेज में, तो उनको कभी बच्चों के लिए टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगी, और ये मेरी हमेशा से उनकी शिकायत है और हमेशा रहेगी, कि आपने मेरे बच्चों को बड़ा करने में उनका कोई सहयोग नहीं था। और वो कहते भी हैं वैसे सबके सामने कि मेरी वाइफ ने जो बच्चों को इतना अच्छा पाल पोस के बड़ा किया, तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। वो हमेशा बोलते भी हैं, उनको पता है कि मैं टाइम नहीं दे पाया कभी फैमिली। है जो ये सारे सक्सेस आपने शादी के पहले से ही हाँ जी रहे हैं। क्या है, मदर मेरी बहुत बीमार रहती थी। अच्छा। तो वो मतलब बेड पे रहती थी, तो मतलब चल फिर नहीं सकती थी। तो मैं बहुत छोटी थी, 7th 8th में थी, तब से मतलब मदर को देखना होता था मुझे, हर 5 मिनट बाद उनको सब केयर करनी पड़ती थी। अच्छा। तो मदर ने अपनी चारपाई के नीचे ही सब कुछ अरेंज करवाया हुआ था, जैसे स्टोव, उस टाइम गैस नहीं होती थी। अच्छा। तो स्टोव, सारा सामान, सब कुछ वहीं पे खाना बनाती थी। मम्मी ऐसे झुक के मुझे बताती रहती थी और मैं सब बनाती रहती थी। आपने रियली ये टाइम देखा है? यस। तो मुझे मतलब अपने अभी कुकिंग का, मम्मी को बहुत शौक था कुकिंग का। अच्छा। लेकिन मेरी मदर को ये पता चल गया था कि मैं ज्यादा बचूंगी नहीं, तो मेरी मदर ने सोचा कि इसको सब कुछ सिखा कर जाऊं मैं। तो वो मुझे हर कुछ वहीं बैठे बैठे ही ऐसे मुड़ के अपना फेस ऐसे करके बताती रहती थी, और मैं वहीं पे बनाती रहती थी। रूम में खाना वहीं सब कुछ सीखा मम्मी से। सब कुछ वहीं सीखा, चारपाई के बिल्कुल नीचे अपना वहीं रूम में। अच्छा। और खाली भी टाइम मम्मी मतलब मुझे बैठने ही नहीं देती थी, वो सोचती थी मैं कुछ और सिखा दूँ। पापड़, मंगोड़ी, फिर छत पे जा जाके एक बड़ा झरिया होता था, उसको ऐसे यहाँ पे ऐसे टक करके ऐसे पकड़ के ऐसे झरिये पे चावल के खींचे बनते थे, वो बनाती थी। डोंट टेल मी कि आप ये सब बना चुके हो? पापड़, मंगोड़ी, खींची, ये सब बनाए हैं आपने? तभी से मुझे फिर कुकिंग का बहुत शौक। अच्छा। तो ये जो शौक है आपको, जो है बड़े बड़े अवार्ड्स जिताने में इसने आपकी शौक ने मदद की। आप नेस्ले के अवार्ड्स जीत चुके हो, आप संजीव कपूर के शो में, कुकिंग कॉन्टेस्ट में भी आपकी विनिंग रेसिपी के बारे में हम हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे। एक रेसिपी थी, उस टाइम 40 लेडीज ने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम जी। तो मैं उसमें फर्स्ट विनर चुनी गई थी, और उन्होंने मुझे बोला था कि कच्ची अम्बी होती है, उससे कुछ बनाना है इंस्टेंट। अच्छा। तो मैंने उसको फिर एक घिस के अम्बी की मीठी चटनी बनाई। तो वो उसको मतलब एक बाउल में डाला, घिसा, और सब कुछ मसाले डाले, और माइक्रोवेव में उसको सिर्फ 4 मिनट रख दिया, और वो बहुत अच्छी बनी, और वो ही मैंने वहाँ प्रेजेंट की थी। लेकिन उसकी मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, साथ साथ बहुत
अच्छी तरह से, जैसे टोस्ट आपने बताया, हाँ। उसको टोस्ट पे लगाया, हाँ। वो रखा केटल के साथ, हर चीज मतलब कई तरह से मैंने उसको present सिर्फ एक कर दिया। सिंपल सी आम की छोटी, हाँ, चटनी को चटनी। एक टेस्ट के साथ में, अपनी प्रेजेंटेशन के साथ में वहां पर दिखाया, नहीं गॉट द हाँ, फर्स्ट और लेडीज प्राइज। ने इतनी अच्छी रेसिपीज बनाई थी जी अम्बी से, लेकिन मेरी वो छोटी सी रेसिपी ने मुझे फर्स्ट विनर। तो इसे हम कहें एक सिंपल हैक की, अगर इंस्टेंट आंवली का अचार बनाना है, मुंह में पानी आने लग गया कि मतलब उसे आप ग्रेट करो। हाँ जी। मसाले, कुछ स्पेसिफिक मसाले सारे, जैसे भुना जीरा, गरम मसाला, नमक, काला नमक, ओके, काली मिर्च, अच्छा, सारा चीनी, शुगर अच्छा, डलता है इसमें, सब कुछ मिक्स किया उसको बॉल में, और माइक्रोवेव बॉल में उसको माइक्रोवेव में रख दिया, और 2-3 मिनट बाद उसको चलाया, और बिल्कुल बन जाती है, 5-7 मिनट में बन जाती है। आप दोस्तों जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को, क्योंकि मैं तो जरूर ट्राई करने वाली हूँ इस रेसिपी को। बहुत अच्छी है ना? हाँ, मतलब बहुत टेम्पटिंग भी लग रहा है, इंस्टेंट। बहुत फ्रेंड्स ने मुझसे बनवाई बाद में। अच्छा, मैंने बहुत फ्रेंड्स के लिए बनाई। वाव। और वैसे जनरली आपकी फेवरेट रेसिपी कोई, वैसे आपका? मेरी रेसिपी मतलब इंडियन फूड में कुछ भी। अच्छा, इंडियन फूड पसंद बहुत, करते हो? मतलब हाँ, मतलब बहुत अच्छा बनाती हूँ, कोई भी फूड में बहुत जल्दी, इटालियन कुछ भी हो बहुत जल्दी बनाते हैं। सीमा दी, जैसे आपने बताया कि आपकी मदर का जो है काफी आपके सक्सेस में उनका हाथ रहा, शादी के बाद ऑफ कोर्स हस्बैंड का जो आप कह रहे हैं सपोर्ट रहता है, तो हस्बैंड का किस तरीके से, मतलब आप बच्चे दोनों बाहर हैं आई गेस, तो डॉटर जो है आपकी वो भी बॉलीवुड के अंदर हर एक्टर को, हर एक्ट्रेसेस को जो है उन्होंने स्टाइल कर लिया है। परसों ही उसने नेटफ्लिक्स को शूट किया है, ओह, गौरी खान, सबको, जितने भी सैफ अली खान, अच्छा, सबको परसों शूट किया है। तो आपको भी कई बार ऐसी सेलिब्रिटी फील आती है कि मेरी डॉटर तो सेलिब्रिटी मुझे सब बनेगी? बोलते हैं कि हाँ। बेटी ऐसे तो मदर है, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मम्मा के पेट से निकली हुई है, अच्छा, मेरी बेटी है। तो ये चीज बताइए कि जो ये स्टाइलिंग का जो आपका ये शौक है, जो आप स्टाइल करती हैं अपने आप को, ये बेटी से इंस्पायर हुए हैं आप, या आपकी बेटी आपसे इंस्पायर होके इस फील्ड में, बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री ली है? अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप जानते हो, मैं भी मारवाड़ी जी की तरह, तो एक कंजर्वेटिव फैमिली कि जहाँ लेडीज को काम करेंगी, मैं अच्छे बिजनेसमैन की बात, कोई काम नहीं करेगी। माय फादर इन लॉ वाज डेड अगेंस्ट कि हमारे घर की वो काम नहीं करेगी। ओह, और मैंने क्वाइट अ से फैशन डिजाइनिंग की, तो मेरा एक पैशन था जिसे मैं परस्यू करना चाहती हूँ जी, बट नहीं कर पाई, क्योंकि फैमिली की बात माननी पड़ती है। But unfortunately, we met an accident and my husband was on bed till 18 months. So that time I started with my business with zero. क्योंकि जब husband बेड पे थे, लोगों ने, जो भी मार्केट के लोग थे, जो इनका बिजनेस था, he was in PVC और he was a good businessman. Okay. तो उस टाइम लोगों ने पैसा मारी, रोटेशन रुक गई, मेरे बच्चे मॉडर्नाइट हैं, मेरे सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, मैंने लेकिन उनको चैलेंज को एक्सेप्ट किया, मैं आगे बढ़ी और सब कुछ सामने। मतलब हमें था, मुझे मतलब ये था कि आपने काफी चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन इस तरह के डीप चैलेंजेस जो आप By फेस the कर God grace, I started with minus, and now by God grace we have 2 showrooms in Delhi. Okay. One is in Pitampura, and other is in Chandni Chowk. और आपके शोरूम के बारे में हम जानना चाहें, किस टाइप का कलेक्शन है, और आज जो ये आपने पहना हुआ है इतना सुंदर सा आउटफिट इंडो वेस्टर्न, तो ये भी आप ही की Of course, मैं अपनी बुटीक के ही सारे कपड़े पहनती हूँ। अच्छा, अगर वेस्टर्न को छोड़ के, अगर इंडो वेस्टर्न या वेस्टर्न इंडियन में जाना चाहूँ, तो मेरे ख्याल से मेरे बुटीक से ज्यादा मुझे कहीं और पसंद आ ही नहीं सकता। तो वो क्या स्पेशलिटी है जो अट्रैक्ट करता है आपके कस्टमर्स को आपकी बुटीक पर आने के लिए? देखो, मेरा ये मानना है कि बिजनेस के लिए आपके पास प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए अच्छा जी। प्रोडक्ट के साथ साथ आपको जो व्यवहार है और आपका जो मार्केट का प्राइस का जी, क्योंकि आज कस्टमर बहुत अवेयर है, उनको सब कुछ पता होगा, ये चीजें ये बिजनेस को आगे और आकर्षण के नाम से जो भी आपकी दिल्ली में चलते हैं, तो आई थिंक आपका इंस्टाग्राम हैंडल भी बहुत ऊपर है, ट्रेंडिंग में है, और क्या यही वजह है कि आपके आउटफिट्स और आपका सोफिस्टिकेशन और आपका स्टाइल देख के लोग बातें करते हैं, चलते हैं, कुछ मेरे कुछ फॉलो करते हैं, कुछ पिचिंग करते हैं। लाइफ में दोनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब पिचिंग आती है, कुछ कानों में जब सुनने को आता है कि यार ऐसी बातें हो रही है, उस वक्त कैसा रिएक्शन होता है आपका? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे फॉलो कर सकते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, जो नहीं कर सकते तो कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो करेंगे।
आपने अपनी टर्निंग पॉइंट के बारे में बताया उषा जी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि सब कुछ स्टॉप हो गया और बड़े एक फेज के बाद आपने अपने को रीजनरेट किया। तो वो क्या एनर्जी थी, वो क्या स्ट्रेंथ थी जिसने आपको रीजनरेट होने में मदद की? मेरी फैमिली, आजकल लोग कहते हैं कि घर में वैसे पाओ वैसे, लेकिन मेरी डॉटर इन लॉज ने मुझे हमेशा सिखाना दिया। और सेकेंडली मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बाहर निकाला और मैंने वापस से अपने आप को रिजनरेट किया। और जो भी कुछ हूँ आप सब लोगों के सामने, मेरे सामने चैलेंजेस बहुत आए। लोगों ने मेरे आउटफिट को लेके, मेरे पहनाव को लेके, मेरे लाइफस्टाइल को लेके बहुत चर्चा हुई। सिर्फ यही एक रीजन था, डोंट गिव अ डैम। सिर्फ बस एक यही रीजन था कि जो आपने यही एक रीजन था, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी लोगों की सोच मॉडर्न नहीं है। लोग पहनावे से मॉडर्न है, हाँ, लेकिन उनके ख्याल सोच से आज भी वो ये सोचते हैं कि पता नहीं, ठीक है, एक तो हम लोग इतना बैडली सर्वाइव करते ही हैं, आपको लाइफ पार्टनर अगर चला जाए तो आप सोचो, आपका ऐसा लगता है कि बॉडी से पार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों की इतनी बिचिंग, वो भी सह। बट मेरी फैमिली में मेरे फ्रेंड्स ने बहुत साथ दिया है। पैशन को प्रोफेशनल लाइन में नहीं लेकर आना, तो इज देयर समथिंग बिहाइंड इट? ये ऐसा पैशन, लाइक हाउ, कैसे? नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत साल पहले बहुत सारे लोगों को देखा था, कुछ ऐसे ज्योतिषों से मिला था, कुछ बाबा थे, तो मेरे को समझना था कि कैसे काम करते हैं और ये कैसे बता रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। कोई किसी को कह रहा है गाय को खिला दे, कोई कह रहा है कि नहीं इसको ये नहीं खिलाना, कोई कह रहा है ये पूजा कर ले, कोई कह रहा है ये मत कर। तो मुझे पता करना था कि ऐसा क्यों, क्या है इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे बाबाओं से भी मिला, तो मुझे धीरे 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 थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ऐसा करने से ये होता है। तो मैं फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ गया, फिर मैंने उनमें देखा कि वो बता रहे हैं गुरु है, शुक्र है, ये सब प्लैनेट्स हैं, कैसे काम करते हैं, अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, उस दिन कैसा रहता है। तो मेरे को ये सब जानना था, क्यूरियोसिटी थी शुरू से मेरे को। तो मेरे को सोचा कि यार बहुत सारे लोग जो नीडी होते हैं, अब किसी के पास पैसे नहीं है लेकिन उसको हेल्प करनी है, कुछ अच्छा नेक काम करना है, तो मैंने कहा ये मेरे लिए सबसे अच्छा टॉपिक भी है और मेरा ये पैशन भी है और मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो मैंने कहा इसी को फॉलो करते हुए हम इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट करके हम इसे स्टार्ट करते हैं। तब से मेरे को एस्ट्रोलॉजी का जोश लगा। धीरे 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 आज भी मेरे को नॉलेज बहुत कम होगी, बट और भी धीरे 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 ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और सर जैसे इतने रेफरेंसेस आपके लिए आए हमारे पास में, तो ऑफ कोर्स कि आपको इस सब्जेक्ट की वास्ट नॉलेज होगी। तो मैं ये सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि बीइंग एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ अ वास्ट सब्जेक्ट, मतलब महाभारत के समय से ये चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, तो इज देयर समथिंग लाइक कि क्या टाइम टू टाइम एस्ट्रोलॉजी के मायने बदल जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी पहले भी वही थी, आज भी वही है, लेकिन आज क्या है, बहुत सारे लोगों ने दुकान खोल ली है इस चीज की। किसी के पास 4 बुक्स पढ़ के भी वो नॉलेज आ गई है, किसी के पास यूट्यूब से भी वही नॉलेज आ गई है, तो कोई लोग रील्स देख देख के उसने अपना पेज भी बना लिया है। तो रियलिटी अब खत्म हो चुकी है। जो जेन्युइन रियलिटी है एस्ट्रोलॉजी की, वो आज के बहुत पुराने लोग होंगे, संत हो गए, बाबा हो गए, उन्हीं के पास है। लेकिन जो रील्स पर आ रहे हैं वो सब क्या है, सिर्फ दुकानदारी करने आ रहे हैं। तो दुकानदारी चल रही है इंस्टाग्राम पे, तो किसी के पेज पे जाके ही मत बोलो कि मेरे को चेक कराना है, कुछ करना है, तो ऐसा कुछ मत करो। किसी से मिलना है तो जेन्युइन लोगों से मिलो, रियलिटी को मिलो। तो सर एस्ट्रोलॉजी आज की लाइफ में कितनी जरूरी है और कैसे? देखो, जरूरी तो है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी हर किसी के लिए नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग, कोई किसी को जैसे मिल जाता है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कहीं मेरा दोस्त यार मिल गया, अरे इसकी देखी हो, अरे उसकी देखी हो, अरे इसकी देखी हो। ये वो सब चीज नहीं है कि किसी की भी देख लो। जब आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, कुछ फेस करना है, जैसे शादी होनी है, कंसीविंग करना है, या जॉब चेंज करनी है, स्विच करके बिजनेस में आना है, उस टाइम पर देखो। और एस्ट्रोलॉजी इतनी ही जरूरी है कि आप सिर्फ उसमें जान सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ लैग कर रही है, उस प्रॉब्लम का निवारण क्या होगा, कौन सी रेमेडीज करें, बस उतना ही। लेकिन बस ये रीलों के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी मत चेक कराओ कि मैं करोड़पति बनूंगा, नहीं बनूंगा, अमीर होऊंगा, ये सब पे मत जाओ।
सिर्फ जेन्युइन टॉपिक्स पे आओ, रियलिटी चेक करो, देन फिर वो रेमेडीज फॉलो करो टाइम टू टाइम। भरत सर, इस पर तो हम बात करेंगे कि जो आपने अब इंस्टाग्राम और रील्स की बात कर ही लिए, तो आज हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो टॉक्स जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। हम एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो उसी एक प्रॉब्लम के 10 अलग एस्ट्रोलॉजर 10 अलग सोल्यूशंस बता रहे होते हैं। और सबसे मजेदार हंसी तब आती है जब वो अतरंगी सोल्यूशंस जब देते हैं। तो सर जैसे उसमें से अभी लेटेस्ट में मैंने सुना था कि रात को सोने के बाद लाइट डिम करने के बाद अगर आप अपने हस्बैंड के बाल काट देंगे, उन्हें जला के रात, मतलब ब्ला 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 समथिंग। एक बोल रही है कुछ कि हस्बैंड वाइफ के अगर रोमांस कम हो रहा है देन तो अंडरगारमेंट्स को मतलब बांध के साइड में रख दो। तो क्या ये वर्क, मतलब लिटरली, मतलब वो इतने कॉन्फिडेंटली इन चीजों को बोलते हैं, और कुछ तो पता नहीं वो भूत प्रेतों पे भी, तो इन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए प्लीज। ये सब कुछ काम नहीं आता, ये सिर्फ वायरल होने के लिए ऐसा बोला जाता है। और रॉयल इवेंट क्लब में अलग अलग थीम के हिसाब से पार्टीज होती है। तो जब थीम के हिसाब से अलग अलग पार्टीज होती हैं और उसमें 300 से 400 लेडीज की गैदरिंग रहती है। अच्छा। तो जैसे कि अब हमारा अपकमिंग इवेंट होली के लिए आ रहा है, तो उसमें अब राधा कृष्ण जी का जो है पूरा ड्रेसअप और ये सब आएगा जी। तो हम वहां पर ड्रिंक नहीं रखते। ओके। तो इस तरह से हम उसमें रहते हैं। हमारा जो अब हैलोवीन पार्टी आती है नवंबर में, उसमें रखते हैं जी। तो इस तरह से सब में नहीं रहता, मतलब आपके लाइंड अप होते हैं इवेंट्स। जी बिल्कुल। साल के ऑलमोस्ट 4 से 5 इवेंट्स होते हैं और हर इवेंट का अपना एक थीम होता है जी। तो आपका फेवरेट थीम, और आप किस टाइप के इवेंट्स को ज्यादा ऑर्गेनाइज करना पसंद करती हैं? मैं तीज का, करवा चौथ का, क्योंकि सीरियसली उसमें वो जो लहंगा वगैरह पहन के और पूरा घूमर और सब लेडीज जो तैयार होके आती हैं, अपने आप में सारी एकदम सेलिब्रिटी लगती हैं। तो पंजाबियों में भी ये शौक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमें जो पता है या हम लोग जो देखते हैं, और जैसे बीइंग इन अ पंजाबी सर्कल, दे लाइक टू वेयर द वेस्टर्न आउटफिट्स, यू नो, वेस्टर्नाइजेशन। नहीं, बिल्कुल। हम करवा चौथ भी बहुत अच्छे से करते हैं और जो बैसाखी का प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छे से करते हैं, हम देखते हैं। बट मेरा आपसे ये था कि भाई आपका पर्सनल जो है टेस्ट वो क्या है? एज यू सेड तीज एंड करवा चौथ इवेंट। हमारा जो है करवा चौथ का बहुत अच्छा रहता है जी। हैलोवीन में हमेशा हर साल बहुत अच्छे से करती हूँ क्योंकि एक अलग थीम से हो जाता है, तो अलग अलग थीम पे पार्टीज करना बहुत अच्छा लगता है। और आई गेस कि हैलोवीन जो है वो शायद रॉयल इवेंट्स ही मतलब बहुत पार्टी वे में लेकर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो रॉयल इवेंट क्लब की में ही जो दिल्ली में जो हैलोवीन पार्टी की शुरुआत हुई थी वो रॉयल इवेंट क्लब से ही हुई थी। ओह रियली? उससे पहले कोई भी नहीं करता था। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिला था? बहुत बढ़िया। हर कोई आए कि अरे ये तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम पार्टी, हम भी चलते हैं। अच्छा। और यूं डांस, मस्ती, वेस्टर्न लुक, तो क्योंकि हम हर तरीके के, जब हर तरीके के जाति को हम साथ में लेके चल रहे हैं, तो हम हैलोवीन का भी करते हैं, करवा चौथ भी मनाते हैं और वैसाखी भी करते हैं, तीज का भी करते हैं, होली भी करते हैं, जन्माष्टमी इवेंट्स भी। जी, जन्माष्टमी का भी हमारा जो लास्ट एक जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ था वो ग्रैंड था। बिल्कुल बिल्कुल। तो 400 प्लस हमारी लेडीज आई हुई थी उसमें भी, और बहुत बहुत अच्छा रहा था जी। तो हेमा जी, मैं फिर से एक बार अपने इस पॉइंट पे आना चाहूंगी, क्योंकि जब आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एक बड़े सर्कल में जब आप रहते हैं जी, तो कभी कोई किसी ने ऐसी बात की है जिससे मोरल डाउन हुआ हो, और वो क्या चीज है जो आपको फिर से इंस्पायर करता है और आपको बूस्टअप कर देता है? देखो, मैं सबसे पहली बात कि मैं एक खुश मिजाज हूँ, और उस वजह से अगर किसी ने नेगेटिव कुछ बोल भी दिया तो मैं उस पर ध्यान ना देके आगे बढ़ जाती हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरे आपने देखा होगा कि आसपास बहुत सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब रहते हैं जी। तो ये सब जब रहते हैं, किसी ने नेगेटिव अगर कुछ बोल दिया, उससे 2 कदम थोड़ा पीछे हो गई और थोड़े टाइम में फिर 2 कदम आगे हो गई। नहीं करते, माइंड नहीं करती, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या कभी जब हम खुश मिजाज है तो नहीं, वापस जवाब देना चाहिए, नहीं, क्यों देना है, क्यों देना है, क्योंकि कोई हमारे लिए अपना नेचर थोड़ी बदलेगा। अच्छा। तो हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, एक खुश मिजाज रहेंगे। ह्यूमन टेंडेंसी में तो होता है कि जब फिर हम फ्री टाइम में बैठे होते हैं और फिर वो जब बात दिमाग में आती, तब ऐसा लगता है यार ये जवाब देना चाहिए था मुझे, अरे ये बोल देना चाहिए था, दिल को, कलेजे को ठंडक मिलती। ऐसा नहीं आता आपके? नहीं, पर हम किसी का दिल क्यों दुखाए ना, तो अगर वो दुखा रहा है तो, लेकिन हमें नहीं दुखाना, हम उसके जैसे बन जाएंगे तो उसमें हमारे में क्या फर्क है? यार सच प्योर सोल, मजा आ गया बात सुन के। बिल्कुल। मतलब मैं भी अपने, मतलब यू आर हैविंग अ साइलेंट एंगर, मतलब
जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हेमा जी, जैसे कि आपका रॉयल इवेंट्स क्लब का एक कोर टीम है जी, बहुत, और सबको आपको बिल्कुल साथ में लेकर चलती हैं। हर इवेंट से पहले आप अपनी एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं और बहुत ही प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में आप उस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। तो घर से जब आप एक थॉट लेकर जाते होंगे, एक माइंड सेट करके जाते होंगे कि मुझे मीटिंग में अपना ये क्राइटेरिया रखना है या मैं ये थीम से अपना इवेंट लेकर आने वाली हूँ, तो उस वक्त ऐसे कई सजेशंस आते होंगे आपको अपनी टीम मेंबर से कि नहीं हम इस थीम को नहीं और हम ये चीज के साथ करते हैं, तो आप कैसे पैचअप कर पाती हैं? हाँ बिल्कुल, कैसे हैंडल करती हैं? बिल्कुल। एक तो मेरी कोर टीम जो है ना रॉयल इवेंट क्लब की, वो बहुत ही अच्छी है। तो वो सारे कोऑपरेटिव भी हैं। जब मैं अपना एक अपना घर से ही पूरा एक लेसन करके चलती हूँ कि मुझे ये इवेंट के लिए ये बताना है, मैंने ये तैयारी की है। उसके बाद मैं जब मैं अपना सारा बता देती हूँ तो उनसे भी कहती हूँ कि तुम्हें जो अच्छा लगा वो भी बताओ, जो नहीं अच्छा लगा वो भी बताओ। अजमी है, खूबसूरत रहेगा रिश्ता हमेशा यदि विचारों का आदान प्रदान आप लगातार करते रहेंगे। मोनिका, मेरी जो कविताएं होती हैं वो जीवन से, वास्तविकता से जुड़ी हुई होती हैं। मैं आसपास अपने मित्रों में या अपने जीवन में जब कुछ देखती हूँ तो स्वतः ही मेरी लेखनी कुछ शब्द लिखने बैठ जाती है। मतलब मैं कोई लय नहीं सोचती हूँ, मैं कोई रिदमिक चीजें नहीं बनाती हूँ, बस भाव लिखती हूँ, भावनाएं लिखती हूँ। और जब भावनाएं लिखती हूँ तो वो लोगों के जीवन से जुड़ जाते हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इंदु दी, जब मैं खुद आपकी जब रचनाएं पढ़ती हूँ तो मतलब लिटरली फील होता है कि आप ना अपनी फीलिंग्स को उसमें बिखेर देती हैं। लेकिन एक बात और, कुछ रचनाओं में ना कहीं कुछ दर्द सा भी लगता है कि कहीं कोई दर्द सा भी है आपकी कुछ रचनाओं में। देखो, औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जो औरत है ये बनी ही दर्द से है, क्योंकि औरत जितनी सहनशील होती है धरती की तरह, वो सब दुख दर्द जीवन में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। शायद मेरे शब्दों में वो दर्द कभी कभी झलक जाता है। बहुत अच्छा भी पाया, बहुत बुरे समय ने मुझे सिखाया भी। तो दर्द, और दूसरी बात, जो दर्द से गुजरता है वो दर्द को समझता है बहुत करीब से, तो शायद इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है। तो इंदु जी, अगर कि जब बातचीत हो ही रही है और आप अगर चाहें तो ऐसा कोई दर्द है जो शेयर करना चाहते, कोई ऐसा खास दर्द? लिटरली मेरे को हमें दर्द वाली बातें करनी नहीं है, लेकिन जस्ट कि वो कभी जब दर्द फील होता है ना तब ऐसा लगता है कि पूछेंगे कि वो क्या दर्द है। रियल बात तो ये है, मैं बताऊं, ये जो विमेन वर्ड है ना, ये चुगली वर्ड है हमारा। क्लियर बात मैं बोल रही हूँ। इसमें क्या होता है, लोगों को पता नहीं है कुछ भी किसी के बारे में भी। देखो, मैंने ना बहुत करीब से मीडिया को देखा है, मैं खुद मीडिया के साथ जुड़ी रही हूँ स्टार्टिंग में। इसके अलावा हस्बैंड के साथ जब प्रॉब्लम हुआ था तब मैंने मीडिया का स्वरूप बहुत क्लोज से देखा। माय हस्बैंड इज वेल एजुकेटेड, ही इज बाय प्रोफेशन लॉयर, एंड इतना एजुकेशन लिया हुआ है उन्होंने, और उन पर जाली डिग्री का केस लग गया। राइट, उस समय मैंने ना मीडिया का जो एक बेकार बोलना चाहिए, जो उसका जो बैड रूप है वो मैंने देखा। राइट, माय हस्बैंड इज वेल एजुकेटेड, आई नो हाउ ही स्पीक। जब वो लोगों से बात करते हैं, उनके, आज मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ मुझे विश्वास है कि आपके दिल तक जा रहा होगा। सेम विद उनकी कही हुई बातें उन लोगों के दिल तक जाती हैं इतनी, जहां से वो, ही इज अ पॉलिटिशियन, तो लोगों के दिलों से जुड़े हैं वो, लोगों के दिलों से जुड़े हैं। ऐसे में जब मैं देखती हूँ लोग न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, उनको तो H2A का फॉर्मूला भी नहीं पता, तो मेरे बच्चे हंसते थे। मेरी डॉटर जो है, शी इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कहती मम्मी अरे पापा को ये भी नहीं आता। उससे मीडिया कितनी झूठी है वो बात निकल के आती है। तो चलो मैम, टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया। दर्द की बात यहाँ पर आती है कि जब मैं ये देखती हूँ ना, लोग कुछ भी बोलते हैं किसी के बारे में भी, कुछ भी ना जाने, कोई बोलेगा इसकी 4 शादियां हुई हैं, कोई बोलेगा इसका। तो हमारे यहाँ पर सबसे आसान चीज है, और दुख तकलीफ की बात तो है कि औरतें ही औरतों की चुगलियां करती हैं। मतलब हमें ये लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हम किसी के भी बारे में जजमेंटल होके बिना उसे बिना जाने दुख वही होता है कि बिना जाने बिना पहचाने आप पीठ पीछे। अच्छा, आपके मुंह पर आकर भी नहीं बोलेंगे,
वो वाया बात जब आप तक आती है तो कैसे रिएक्ट करते हैं? मैंने आपको बोला ना, अब तो खैर मैं हंस के डाल देती हूँ, स्टार्टिंग में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं आई वॉज अ टीचर, ओके, प्रोफेशनली टीचर थी, मैं पहले पढ़ाती थी, मेरा अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी था। 2017 में आई लेफ्ट, माई डॉटर वॉज परस्यूइंग UPSC, सो शी नीडेड मी। उस समय मैंने अपनी डॉटर के लिए वो छोड़ दिया। ठीक है, मेरे स्टूडेंट अभी आज कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS ऑफिसर है, अभी भी कहीं मिलते हैं और पैर छूते हैं, तो ऐसे इतना मतलब गर्व से बिल्कुल दिल भर जाता है। मैं खुद भी एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। माय फादर इज अ PGT मैथमेटिक्स रिटायर्ड लेक्चरर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, माय मदर इज MA B.Ed, और मैं आज जो भी हूँ उसमें टोटल जो मेरा सौभाग्य है, मुझे गर्व हो रहा है कहने में, मेरे माता पिता और फिर मेरे पति, इन तीनों का योगदान है। मेरे पति ने मुझे इतनी आजादी दी मेरी एजुकेशन को। मैं एक बढ़िया फैमिली से बिलोंग करती हूँ, शादी करने के बाद ठाकुर हो गई हूँ। इंदु गुप्ता मेरा बेसिकली नाम है। तो मेरे पेरेंट्स, हम 3 सिस्टर्स हैं, कोई ब्रदर नहीं है। पापा ने इतनी आजादी दी, मम्मी ने इतना सिखाया, मैं आज जो हूँ उसमें 99% मेरी मम्मी का योगदान है। खुद पढ़ी लिखी है उन्होंने, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं पीछे से, लड़कियों को इतनी आजादी नहीं देते, लेकिन मेरे पापा ने हमेशा हमें बेटी नहीं बेटों की तरह पाला। मेरी एजुकेशन बहुत खुद अच्छी है, खुद मैं टीचर हो गई, और मेरी सिस्टर है, एक US में रहती है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एक सिस्टर जी न्यूज की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट थी, उसने मैरिज के बाद छोड़ दिया। मतलब होल फैमिली मेरी बहुत हाईली एजुकेटेड है। मेरा दामाद भी वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बच्चे अच्छी पोस्ट। कि मुझे वहां जाना चाहिए, और बड़ा चुलबुला सा नाम है, बड़ा चुलबुला सा अंदाज है, और बड़ी एंट्रो लेने वाली भी बड़ी चुलबुली है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और मैं आप सबका बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हमारे स्टूडियो से, शुमेरा से। शुमेरा का लॉन्च मेरी डॉटर गुंजन ने किया जी। ये मदर डॉटर कॉन्सेप्ट है, अभी भी है, और ये हमने लाइफस्टाइल एग्जीबिशंस 5 स्टार्स में सेलिब्रिटीज के डिजाइनर गाउन्स बनाने, ये सब करना ये मेरी डॉटर गुंजन करती है। और उसने ये सारी चीज को बहुत अच्छे से मैनेज भी किया हुआ है। शुमेरा के नाम पे आते हैं, तो जब वो पेरिस में थी, ये सब डिजाइन वगैरह कर रही थी, तो वहां पर इस नाम का मतलब होता है बहुत सुंदर, शुमेरा मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली। और ये हमारी ड्रेसेस भी ऐसी होती हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो आज आपने वेयर किया है, ऑफ कोर्स फ्रॉम द शुमेरा। सो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई शुमेरा से। फिर उसके बाद हमने लाइफस्टाइल एग्जीबिशंस करी, सेलिब्स के साथ काम किया, करते करते फिर हमने एक क्लब खोला, डार्जिलिंग स्टार क्लब। या ये एक लेडीज क्लब था, लेडीज क्लब। लेकिन मैं फिर इस बात पे आना चाहूंगी, दैट इज द डिफरेंट क्लब। इंटरटेन तो था ही, लेकिन जो लेडीज बिजनेस करती हैं, मैं चाहती थी, जैसे मैं भी कर रही हूँ, अब मेरे को तो बाय गॉड ऑफ ग्रेस, गॉड गिफ्ट था कि मैं एक सेलिब्रिटी फैमिली में पैदा हुई, तो मुझे वो नेम फेम बचपन से ही मिला। हम छोटे थे, हम मुंबई जाना, नानी हाउस जाना, गुलशन ग्रो इज माय रियल मामा इन बॉलीवुड। तो अब मामा को लाइक अ ब्रदर को, मतलब वो सेम रिलेशन ही है। तो वहां पर बचपन से ही हमने कोई ऐसा फिल्म स्टारों के साथ मिलना, पार्टीज पेज 3 में जाना, और हम वो सब चीजें, तो वो हमें सब मिला। लेकिन हर किसी को तो नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे जेन्युइन भी होते हैं जो इतना स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, बिजनेस चलाते हैं, लेकिन वो नेम फेम नहीं मिलता। स्टिल आज के टाइम में आपको पता है, हमें जो इंस्टा दिखाता है, जो हमें बॉलीवुड दिखाता है, लोग उसी को कवर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे माइंड में, मेरे और मेरी डॉटर के माइंड में ऐसा आइडिया है कि हम एक ऐसा पेज 3 क्लब बनाएं, जिसमें हम लोग जितने बिजनेस कर रहे हैं उनको भी प्रमोशन मिले, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें बुटीक वाले हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत से लोग हैं हमारे पास। अभी इस समय स्टिल मतलब बड़े बड़े ब्रांड जैसे कैरेटिन, मालाबार, ये सब हमारे साथ एसोसिएट है। ओह ग्रेट। हमारे सब इवेंट्स पे आते हैं। तो हमारा जो एक क्लब है, ये एक बिजनेस क्लब है। इट्स अ बिजनेस क्लब। और साथ ही साथ पेज 3, ऑफ कोर्स पेज 3 जो भी सेलेब्स वगैरह आते हैं उनके साथ उनका इंट्रो करना, उनके बिजनेस को प्रमोट करना, हाईलाइट करना, उनके लिए अच्छे से इंस्टा पे उनके साथ सेलेब्स के साथ उनकी रील बनवाना, ऑल दिस वर्क आई विल डू।
सुनीता जी, क्योंकि जो दिल्ली का एक ट्रेंड है जो बन चुका है, क्लब्स क्लब्स क्लब्स, तो आपके क्लब में एंटरटेनमेंट जैसा कुछ नहीं है? बिकॉज यहाँ के क्लब्स में एक सेट कर दिया है, एक क्राइटेरिया हो गया कि अगर क्लब है तो वहां पर वो 4 इवेंट्स, वो एंटरटेनमेंट होगा ही होगा। आपका क्लब कैसे डिफाइन करता है, वो दूसरे क्लब से कैसे मतलब अलग है? एक तो आपने बता ही दिया है कि प्रमोशंस तो आप वहां देते ही हैं, उसके अलावा मोनिका, उसके अलावा देखो, एंटरटेनमेंट तो बट ऑफिस है, जहाँ फिल्म स्टार है, जहाँ बॉलीवुड है, वहाँ एंटरटेनमेंट तो भर भर के एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी नहीं है। गॉसिप मतलब ये है कि जब आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको उसमें प्रोग्रेस मिलता है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसमें बड़ा एंटरटेनिंग लगता है करना। पहला एंटरटेनमेंट तो मैं ये देती हूँ लोगों को कि जब उनका बिजनेस शाइन करता है, उनका बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट होता है, उनको लगता है फॉर एग्जांपल एक मेकअप आर्टिस्ट हम लेते हैं। अब मेकअप आर्टिस्ट आई तो हमारी सेलेब आई, अभी सोनाक्षी सिन्हा आई मेरे साथ सुष्मिता सेन आई मेरे साथ, अभी कियारा आडवाणी आई मेरे साथ, अभी मैंने संगीता बिजलानी करी, महिमा चौधरी करी। तो फॉर एग्जाम्पल उनके साथ जब आप एक मेकअप टचअप उनका करते हो और वो अपनी प्रोफाइल में लोड करते हो जी, और एक आप अपने क्लाइंट्स का कर रहे हो, वो प्रोफाइल देख रहे हो, तो एवरीबडी तो तो फिल्म स्टार वाली बाइटी आपकी देखेंगे ना, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। हाँ। जब आपको ये सब चीजें मिलती हैं तो यू फील सच अ एंटरटेनमेंट, राइट ट्रू। फेक एंटरटेनमेंट नहीं कि आज आपने डांस किया, गाना गाया, आपको लगा कि हमने इस क्लब का मेंबरशिप लिया है तो हमने ये लंच लिया, हमने पिक्चर्स क्लिक कराई, वो सब करा, वो भी आप कीजिए, मेरे को किसी क्लब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपका जेन्युइनली आपका काम, आपका बिजनेस, आपका पैशन जी, जब वो रेस करता है जी, जब वो शाइन करता है ना, यू फील सच अ गुड एंटरटेनमेंट। जनरली हमने देखा है कि जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स होते हैं, दे आर लाइक वेरी एक्सपीरियंस्ड, सीनियर होते हैं, या मैं यूँ कहूँ थोड़ा सा बड़ी एज में होते हैं। आप कैसे लाइक इन दिस अर्ली एज स्पिरिचुअल स्पीकर होना, लाइक हाउ इट कम्स, कैसे आया ये आपकी लाइफ में, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Okay. Thank you so much for the compliment. You deserve this. You really deserve this. और मुझे लगता है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। और रही बात इतनी यंग एज में, तो मुझे लगता है कि सोल की अपनी कोई एज नहीं होती, वो ट्रेवल करती है बॉडी टू बॉडी, ठीक है ना। मुझे अपनी एज पता है आज की डेट में, मेरी बॉडी की एज, बट मेरे सोल की एग्जैक्ट एज कितनी मुझे नहीं पता। मैंने कितनी लाइफ जी है, कितनी नॉलेज गैदर की होगी, मुझे नहीं पता। मैं ये पूछने वाली थी कि लाइक जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स होते हैं, तो जिस एज में वो जब जाके एक बड़ी इंस्पायरिंग बातें जब वो करते हैं ना, तो वो एक उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है, तब वो इतनी एज वो कर लेते हैं। लेकिन आपको देखकर इस एज में इतना वास्ट नॉलेज, इतना ज्ञान आपने इतना जल्दी कैसे मतलब पा लिया? एक्चुअली क्या होता है ना कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, ठीक है, तो हम लोग फोकस किस पे करते हैं स्टार्टिंग में? प्रॉब्लम पे। फिर धीरे धीरे एक फेज आता है जब लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन पे करना है। ओके, और जब हम सॉल्यूशन पे फोकस करने लगते हैं तो अब हमारे इन्वायरमेंट में, यहाँ पर आसपास जो हमारे आसपास लोग होते हैं, हम उनसे हेल्प की नीड सोचते हैं, सॉल्यूशन सोचते हैं जी। फिर इतना समझ में आता है कि सॉल्यूशन यहाँ तो नहीं मिलेगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना इंसान की लाइफ में, तब आप सुप्रीम पावर की तरफ कनेक्ट होते हो, क्योंकि असली सॉल्यूशन वही मिलेगा। यहाँ सब लेने वाले बैठे हैं, देने वाला वही है। एंड हु इज द सुप्रीम पावर? सुप्रीम पावर मेरे लिए गुरु जी है, मेरे लिए माँ दुर्गा है, ओके, शक्ति जिसे बोलते हैं जी, कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल, शिव जितने शांत हैं, कहते हैं ना कि जब शरीर शांत होता है,
कहते हैं ना कि आपको कोई कुछ भी बोले, आप शांत हो तो आप शिव हो, लेकिन जो शक्ति होती है ना वो बोलती है। ओके। अगर कुछ गलत होता है तो वो रिप्लाई करती है। तो जो जहां शिव और शक्ति मिल जाते हैं ना, वहां महाशक्ति का निर्माण होता है, मुझे ऐसा लगता है। ओह ग्रेट, ओह ग्रेट। तो हिमानी जी, ऐसा भी नहीं है कि जब मैं आपको सुनती हूँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ, तो जब आप बोलती हैं ना अपने चैनल पे आके जब आप बोलते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं से आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, इधर का सुनकर अपने चैनल को चलाने के लिए आपने आकर बोल दिया है। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब आप बोल रही हैं ना, वो सीधा यहाँ पर लगता है, माइंड में स्ट्राइक करता है। तो क्या ऐसा है कि जो आप बोल रहे हैं अक्सर जो दिल से निकलता है, तो उन चीजों को, उन सिचुएशंस को आपने अपनी लाइफ में फेस किया है? इज इट? हाँ, फैक्ट ये है कि जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आप देखोगे जी, वो जब मैंने स्टार्ट किया था जी, तो वो मेरी लाइफ जर्नी है जी। जब मैंने गुरुजी के साथ कनेक्ट किया है, और जितनी भी रील्स मिलेंगी, जितनी भी स्टोरीज मिलेंगी, वो क्योंकि मेरी लाइफ जर्नी किसी और की लाइफ जर्नी के साथ कॉपी पेस्ट मैं कर ही नहीं सकती हूँ। बट आजकल ट्रेंड तो यही कहता है कि इधर का चिपका के जो है अपना चैनल चला लो, उनकी बात अपनी बात में जो है बोलकर आप मिला लो और चैनल चला लो। बट आपका चैनल ट्रूली सेड इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी कैसे आती है, कहाँ से आती है? इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे गुरुजी से आती है, क्योंकि जो गुरुजी है वो पॉजिटिव एनर्जी का पावर बैंक है। ओके। जब आप पावर बैंक के साथ कनेक्ट होते हो ना, जैसे हमारी बॉडी को खाने की भूख होती है, ठीक है ना, कहते हैं एक दिन नहीं खाया वीकनेस आ गई। अगर हमारे सोल को जी बी पॉजिटिव एनर्जी की नीड है जी, तो अगर हम एक दिन भी उस परमात्मा को याद नहीं करते हैं, उनका शुक्राना नहीं करते हैं, तो वो हमारा जो सोल है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो वीकनेस फील करता है, वो लोनलीनेस फील करता है। बिल्कुल भी नहीं। काश ऐसा होता। सीरियसली? ये अरेंज मैरिज है, एंड you can say like it is an example for the youngsters also. Arranged marriage में भी लव होता है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? अब ये तुम्हें बताना होगा। 23 years। ओह, याद है? इतना इंस्टेंट आंसर, मतलब याद है इनको? आप याद करवा के लाए हो? नहीं, याद करो, मेरे को तो बिल्कुल याद ही है। क्योंकि सर आजकल की जो ट्रेंडिंग रील्स हैं, जो रील्स हम देखते हैं ना सर, उसमें यही सब बताया जाता है कि जो एक हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री है, बट सर वो नोक जोक, वो चीज जो होती है ना, बड़ा, और अक्सर जो हम जोक्स देखते हैं वो यही जोक्स देखते हैं कि हस्बैंड्स जो है अक्सर अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाते हैं, एनिवर्सरी भूल जाते हैं, शादी को कितने साल हो गए वो भूल जाते हैं। इतना क्विक आंसर, इतना इंस्टेंट आंसर हमने आज पहली बार देखा है। आपको पता है ना वो जोक क्यों बनते हैं? सर बताना पड़ेगा आपको। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जोक न बन जाए। नहीं सर, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा सर। वो जितने जोक बनते हैं ना हस्बैंड वाइफ के, वो इसीलिए बनते हैं। एक्चुअली यूजुअली किया ना, कोई भूल जाता है, ऐसा नहीं, किसी का इंटेंशन नहीं है कि कोई भूल जाए। लाइक मेरा बर्थडे ये भूल जाए या इनका बर्थडे मैं भूल जाऊँ, ऐसा यूजुअली होता नहीं है वैसे। बट ओवरऑल ये जो जोक बनते हैं ना, वो भी सिर्फ हंसने हंसाने के लिए। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्यार करते ही है। ये तो होता है सर, ये तो है, ये तो है। It's not like that, ऐसा कुछ नहीं। बट ठीक है सर, मतलब वही जस्ट जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, जो आज के कपल्स हैं सर, हम देखते हैं सर, उनके लिए क्या नजरिया है, मतलब कितनी कंपैटिबिलिटी उनके बीच में होती है, या क्या ऐसे, मतलब हम देखते हैं अक्सर कि ना बहुत जल्दी वो लोग हाइपर हो जाते हैं, या रिलेशनशिप में जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं है। सो बीइंग अ आइडल कपल, और जैसे कि आपने बताया कि बीइंग लाइक द टुगेदरनेस ऑफ 23 इयर्स, तो आप लोगों का क्या नजरिया है आज के कपल्स को लेकर? बिकॉज आपको भी जो है टीनेजर्स बच्चे हैं, तो एक बेटा है और एक बेटी है बाय गॉड ग्रेस। तो क्या आपको लगता है, और क्या हम शुरू करते हैं, मैसेज से ही शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट? बिल्कुल जी। द फर्स्ट थिंग, लाइक कंपैटिबिलिटी इज समथिंग जो काफी हद तक मैं समझता हूँ कि लोगों ने बना रखा है। कंपैटिबिलिटी तो
बनेगी पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। समझना ज्यादा जरूरी है। अब आजकल ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बट डेफिनेटली एक दूसरे को समझना एक टाइम पास बना रखा है। टाइम पास नहीं होना चाहिए। जिस चीज को आप मतलब प्यार कहते हो, लव कहते हो, ये प्यार एक्चुअली एक पल होता है। इनफैक्ट आप हर चीज को रोक सकते हो, बड़े बड़े तूफानों को आप रोक सकते हो, लेकिन टाइम को नहीं रोक सकते। राइट। तो जिस वक्त आप इस पल को समझेंगे, प्यार के पल को आप जिस दिन समझेंगे, तो ये सारी कंपेटिबिलिटी और ये सारी बातें धीरे धीरे रह जाती हैं। तो आज के जो यंगस्टर्स हैं ना, उन लोगों को क्या है कि आई विल नॉट से, क्योंकि भाई वो भी बड़े हो रहे हैं, आज के समय के हिसाब से बड़े हो रहे हैं, हमारा समय का समय थोड़ा सा अलग तो है ही, तो वो किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग ये जरूरी है। रिश्ते 10 मत बनाओ, एक ही बनाओ, और वो ऐसा बनाओ कि वो अटूट नजर आए। वेरी वेल सेड सर। और लोगों को क्या है कि उन्हें अपने साथी में सब कुछ चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग। ये जो डेकोरम है आपका बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये सारी ईंटें बिल्कुल बैक टू बैक इस तरीके से लगी हुई हैं, बड़ा ही देखने में सुंदर लग रहा है। लेकिन इससे ज्यादा सुंदर आपको लगेगा अगर आप हिमालय पहाड़ी पर जाएंगे। इफ यू सी, तो वहां पर किसी ऐसे ज्योमेट्री से वो चीजें नहीं लगी हुई हैं। देयर आर सर्टेन इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस आल्सो इनफैक्ट मोस्टली जो चीजें हैं ना, वो इम्परफेक्शन में ही ब्यूटी है। हाँ, तो हम आज का जो यूथ है वो तलाशता क्या है? ओके, आई एम अ बॉय, मेरी जो फ्रेंड होगी, गर्लफ्रेंड होगी, या मेरी टू बी जो है, तो उसके अंदर वो उसका ऐसा कलर होना चाहिए, तो उसका इतनी हाइट होनी चाहिए, तो उसको इंग्लिश ऐसी आनी चाहिए, तो उसको जॉब होनी चाहिए, तो उसको ये पता नहीं क्या क्या वो ढूंढते हैं। इन द सेम वे, आई मीन अपोजिट में भी वही चीज है। मेरा हस्बैंड होगा तो वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वो ढूंढने में कई साल निकल जाते हैं। जो आपके पास है उसे वैसा बनाने की कोशिश करो, उसे तराशो।